स्वरचित कविताएं एवं मोटिवेशनल स्पीच और स्टडी मटेरियल के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्पेशल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र कुमार स्पेशल पर। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और आज कक्षा 12 के पॉलिटिकल साइंस का पहला वीडियो है मेरा, और मैं धीरे धीरे सभी वीडियोस अपलोड कर दूंगा पॉलिटिकल साइंस का। तो आज राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति का पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। तो सबसे पहले शीत युद्ध का दौर यही हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि युद्ध क्या होता है। ये आप सभी जानते हैं कि युद्ध क्या होता है। सभी लोग जानते हो कि जो लड़ा जाता है रणभूमि में जाके वो युद्ध होता है। लेकिन 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 अगर यहाँ पे शीत अर्थ लगा दिया जाए, शीत शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। शीत का मतलब होता है ठंडा। तो यदि हम शीत युद्ध की बात करें, शीत युद्ध की परिभाषा की, तो शीत युद्ध का परिभाषा होगा जब दो या दो पक्षों से अधिक, या जब दो या दो देशों, दो शक्तियों, किसी को भी हम ऐड कर सकते हैं, तो जब दो या दो शक्तियों से अधिक या दो शक्तियों के बीच एक युद्ध की स्थिति बने परंतु युद्ध ना हो, और युद्ध होने की पूरा संभावना रहे, तनाव रहे, डर रहे, भयभीत हो लोग और पूरे युद्ध करने की तैयारी करें, एक ऐसे युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। परिभाषा एक बार फिर से बताता हूं। एक ऐसा युद्ध जब दो या दो से अधिक देशों के बीच या दो शक्तियों के बीच युद्ध होने की स्थिति उत्पन्न हो परंतु युद्ध ना हो, उसे शीत युद्ध कहते हैं। इसको ठंडा युद्ध भी बोला जाता है। इसमें संभावनाएं पूरी पूरी होती है कि युद्ध हो जाएगा परंतु युद्ध नहीं होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। दुनिया में ऐसा कब हुआ था? एक बार दुनिया में हुआ था जब 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, यानी 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद दुनिया में मात्र दो ही शक्तियां रह गई थी। कौन कौन सी? अमेरिका और सोवियत संघ। तब युद्ध उन दोनों के बीच होने को आ गया था। इसी 1945 से 1990 तक था ये काल। तो इसी काल को शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम जानते हैं कि इसमें दो चीज पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध यह उससे भी मन है। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो दो पक्षों के बीच हुआ था, दो राष्ट्रों के बीच हुआ था। पहला राष्ट्र था मित्र राष्ट्र, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, ये चार शक्तियां शामिल थी। और दूसरा जो राष्ट्र था वो था ध्रुवीय राष्ट्र, जिसमें जापान, जर्मनी और इटली, ये तीन शक्तियां शामिल थी। तो जैसा कि हमने पढ़ा ऊपर कि अभी सोवियत संघ और अमेरिका दो शक्तियां थी, दोनों शक्तियों के बीच युद्ध हुआ, शीत युद्ध की स्थिति पनपी। लेकिन यहां तो एक ही में शामिल है। तो बात है यहां 1939 से 1945 की। इसमें जब मित्र राष्ट्र में थे दोनों तो एक साथ थे, परंतु जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ वैसे ही ये दोनों आखिरी में दुश्मन हो गए। तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं
इसमें लड़ाई किस चीज की थी इन दोनों में, वो बात पहले बाद में करेंगे, पहले हम कारण जान लेते हैं। तो शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था भाई? युद्ध का कारण क्या हो सकता है जब लड़ाई झगड़ा होगा तभी? तो शीत युद्ध का मुख्य कारण था जब दोनों देश, दोनों शक्तियां 1945 में अलग अलग हो गई। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो उनमें अपने आप को बढ़ावा लेने का उद्देश्य पनपा, यानी वो अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझते थे। ठीक है, जब दोनों शक्तियां एक दूसरे के मुकाबले पर खड़ा हो उठी, यानी एक दूसरे से मुकाबला करने लगी और दोनों में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। ठीक है, ये कारण है उनके कि जब दोनों शक्तियां एक दूसरे के मुकाबले के परिप्रेक्ष्य में खड़ा हुई, एक दूसरे से मुकाबला होने लगा दोनों का और हथियारों का होड़ शुरू हुआ, तभी शीत युद्ध का यही मुख्य कारण है कि जब दोनों शक्तियां पनवी थी 1945 के बाद, तो एक दूसरे के मुकाबले पे खड़े उतरी, हथियारों की होड़ शुरू कर दी, लोग अपने 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 लिए हथियार जुटाने लिए, दोनों शक्तियों के लोग कि हम ताकतवर हैं, हम अपना कब्जा जमाएंगे। अमेरिका चाहता था हम जमाएंगे, सोवियत संघ चाहता था हम जमाएंगे। इसी को लेके पूरा एक शीत युद्ध स्थिति पनपी, परंतु युद्ध हुआ नहीं। तो इन दोनों में जो लड़ाई थी वो लड़ाई मेन इस बात की थी, उनके विचारधाराओं की, कि दोनों के विचारधाराएं क्या क्या हैं। तो जो सोवियत संघ है वो समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था को बढ़ावा देता था भाई, और जो अमेरिका है वो पूंजीवाद को मानता था कि नहीं, पूंजीवाद ठीक है, इससे यह होता है कि जो आर्थिक व्यवस्था है वो निजी हाथों में होती है, जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। और यही सोवियत संघ मानता था कि समाजवाद और साम्यवाद अच्छा है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, सरकार सबको एक समान लेके चलेगी। तो ये इन दोनों में लड़ाई थी भाई कि कौन किस विचारधारा को मानता है, किस व्यवस्था को मानता है। तो हम ये जानते हैं थोड़ा सा कि समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है। तो समाजवाद क्या होता है, इसमें जो है आर्थिक व्यवस्था सरकार के हाथ होती है और समाज के परिप्रेक्ष्य में सरकार काम करती है। इसको हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, समाजवाद मान लेंगे। और पूंजीवाद में क्या होता है कि पूंजीवाद में जो आर्थिक व्यवस्था होती है वो निजी हाथों में होती है, यानी अपने हाथों में होती है, और इसमें ज्यादातर व्यापार जैसे तमाम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, व्यापार जैसे तमाम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। और बात आती है कि जब 1945 में युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, तो यहां पे 2 बम गिराए गए थे भाई अमेरिका में। कहां पे? अमेरिका ने जापान में बम गिराया था, सॉरी। तो अमेरिका ने जब जापान में बम गिराया था तो लोगों ने भाई उसका विरोध किया कि ये तो गलत है, खुद ही जापान आत्मसमर्पित करने वाला था और ये अमेरिका ने तो बम गिरा दिया, ये कितनी गलत बात है। तो अमेरिका ने जो बम गिराए थे भाई, वो 2 बम थे, उनका नाम था, उनको नाम दिया गया था, जैसे सभी लोग कोड देते हैं, कुछ भी टीचरों को बता देते हैं कि अलग अलग कोड साइन में, या बच्चे आपस में अलग अलग कोड से चिढ़ाते हैं या नाम रखते हैं, तो उसी प्रकार उन बमों का नाम रखा गया था। तो एक का था लिटिल बॉय और दूसरा बम फैटमैन। क्या? लिटिल बॉय और फैटमैन। तो ये बम 6 अगस्त हिरोशिमा और 9 अगस्त नागासाकी में गिराया गया था। तो जापान के ऊपर जब बम गिराया गया भाई, अमेरिका का लोग विरोध करने लगे कि ये तो गलत कर दिया, क्योंकि आत्मसमर्पित करने वाला है जापान, तो खुद ही बम नहीं गिराना चाहिए। तो ऐसा इसलिए किया अमेरिका ने। जवाब दिया, आप सभी को शायद फनी लगे, तो जवाब उसने दिया कि हम तो ये चाहते थे कि भाई शीत युद्ध का जो स्थिति है, यानी जो दूसरे विश्व युद्ध की स्थिति है वो खत्म हो जाए, ताकि दूसरा विश्व युद्ध
यहीं पे ख़त्म हो जाए, इसलिए भाई हमने जापान में बम गिरा दिए ताकि आगे का नुकसान किसी का ना हो। तो ये उसने तर्क दिया, किसने? अमेरिका ने। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या तर्क दिया कि भाई जापान के ऊपर हमने इसलिए बम गिराए थे कि ताकि दूसरा विश्व युद्ध यहीं पे खत्म हो जाए और आगे कोई नुकसान ना हो। आई होप अब तो बिल्कुल आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। पहला हेडिंग है आपके चैप्टर का। तो क्यूबा क्या है, पहले हम जानते हैं क्यूबा। तो क्यूबा एक द्वीपीय देश है, छोटा सा, जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के तट से लगा हुआ है। तो जो क्यूबा था वो भाई सोवियत संघ का दोस्त था। अब आप सोच रहे होंगे भाई अमेरिका के तट से लगा हुआ है और सोवियत संघ वहां से दूर है भाई, तो ये सोवियत संघ का देश दोस्त है भाई। तो क्योंकि साम्यवाद को क्यूबा भी मानता था और सोवियत संघ भी मानता था भाई, तो इसलिए क्यूबा सोवियत संघ का दोस्त था। तो जो सोवियत संघ के नेता थे निकिता खुश्रेव, तो निकिता खुश्रेव ने यह सोचा कि हम क्यूबा में 1961 और 62 में ये काम करेंगे। तो 1962 में, 61 में उसे शुरू किया था और 1962 में अमेरिका के ऊपर क्यूबा देश में मिसाइलें तैनात कर दी। अब भाई क्योंकि क्यूबा जो था वो मानता था भाई सोवियत संघ को और सोवियत संघ का परम मित्र था, और सोवियत संघ यहाँ क्यूबा को कूटनैतिक वित्तीय सहायता देता था। ठीक है, कूटनैतिक न्यायिक वित्तीय सहायता क्या होता है कि जो राजनीतिक सलाह होती है एक तरह से, तो ये देता था भाई। और वहाँ के जो नेता थे फिदेल कास्त्रो, कहाँ के नेता थे ये? क्यूबा के, ये आ सकता है 1 नंबर का। तो क्यूबा के जो नेता थे भाई फिदेल कास्त्रो, इन लोगों ने निकिता खुश्रेव और फिदेल कास्त्रो ने अमेरिका के ऊपर मिसाइलें, हथियार तैनात कर दिए भाई 1962 में। तो उस समय अमेरिका को कुछ नहीं पता चला, ये 3 हफ्ते बाद पता चला, यानी 3 सप्ताह बाद। तो अमेरिका भाई चिंतित हो था थोड़ा सा, और वहां के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, क्या नाम था? जॉन एफ कैनेडी। तो इन्होंने गंभीरता दिखाई कि भाई हम इस मामले को लेके बहुत ही गंभीर हैं, और उन्होंने एक विश्वास किया कि जो निकिता खुश्रेव हैं, कहाँ के राष्ट्रपति हैं? सोवियत संघ के। तो जो निकिता खुश्रेव हैं वो मिसाइलें हटा लेंगे, हमारे ऊपर जो मिसाइलें तैनात किए हैं वो हटा लेंगे। इसी के परिप्रेक्ष्य में को ध्यान रखते हुए जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, वो अपने जंगी बेड़े सोवियत संघ की तरफ भेज दिए, यानी जो उनके पास भाई हवाई जहाज थे, जो विमान थे, वो सोवियत संघ के तरफ भेज दिए भाई। अब तो युद्ध की स्थिति और पनपी, क्योंकि इधर से सोवियत संघ के जहाज और उधर से अमेरिका के जहाज, अब दोनों आमने सामने और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन हैं। तो इसलिए क्या किया कि दोनों ने अपने अपने जहाजों को रोक दिया भाई, और जो स्थिति थी वो वहीं के वहीं रह गई, दोनों में लड़ाई नहीं हुई, और एकदम संभावनाएं पूरी पूरी बन गई थी भाई युद्ध होगा। तनाव बहुत पनपा, लोग डरे, लेकिन शीत युद्ध की स्थिति रह गई और तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। तो ये क्यूबा मिसाइल संकट है, संकट के कुछ कारण थे भाई। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जो क्यूबा था उसको शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाने लगा। किसको? क्यूबा को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाने लगा। और उसके बाद जो दोनों शक्तियां थी भाई, सोवियत संघ और अमेरिका, ये आपको पता है ना कब बटी थी? 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो पश्चिम की जो एरिया था वो अमेरिका का था और पूरब का जो एरिया था वो सोवियत संघ का था। तो ये जो दोनों शक्तियां थी वो
छोटे छोटे देशों को अपने आप में सम्मिलित करने लगी। क्यों सम्मिलित करने लगी? अब भाई छोटे छोटे कुछ देश सम्मिलित होने लगे अपने आप से और कुछ को थोड़ा सा जबरदस्ती करना पड़ा। तो पहला प्रश्न हमने ये सोचा कि भाई इन देशों को क्या लाभ होगा कि ये दोनों शक्तियों में शामिल हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट अगर हम इसका उत्तर देंगे तो भाई क्या लाभ होगा? पहला तो उन्हें सुरक्षा का वादा मिलेगा कि ये सुरक्षित रहेंगे भाई अगर बड़े शक्तियों में मिल जाएंगे, क्योंकि शक्तियों का इन पे नियंत्रण रहेगा। और आर्थिक मदद, कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो शक्तियां देखरेख कर लेंगी। और क्या है कि एक यहाँ पे अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाएंगे, ठीक है। हथियार इन्हें मिल पाएंगे जिससे ये छोटे देश अपने कार्य को प्रगतिशील बना रखेंगे। तो ये मेन पॉइंट बनेंगे कि सुरक्षा का वादा, दूसरा हथियार और तीसरा आर्थिक मदद, ये 3 पॉइंट बनेंगे। और बात आती है, यहीं पे पलट दिया जाएगा क्वेश्चन को कि महाशक्तियों को क्या फायदा हो रहा था इन देशों को मिला के। तो क्या जवाब मिलेगा? जवाब ये होगा कि पहला पॉइंट तो इन्हें भाई महत्वपूर्ण संसाधन मिल जा रहे थे, प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल, खनिज, पेट्रोल, कोयला, ये सब, ठीक है। और दूसरा भू क्षेत्र यानी भूमि मिल जा रही थी, इनका भूमि पर नियंत्रण हो जा रहा था, जिससे कि वो लोग वहाँ के नागरिकों पर नियंत्रण रख सके और वहाँ के जो नागरिक हैं, कामगार, उन्हें यूज कर सके। जैसे इसके अंदर यह आएगा कि सैन्य व्यय कम करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि वहीं से उन्हें सैन्य व्यय मिल जाते थे। और आर्थिक मदद, क्योंकि वहाँ पे भी जो मजदूर थे वो काम करेंगे वहाँ पे, तो जो दोनों शक्तियाँ थी वो विकसित होंगी तो अपना कारोबार तेजी से बढ़ाएंगी। तो ये आर्थिक मदद, ये सब पॉइंट, और जासूसी कर लेंगे, है ना। तो ये पॉइंट सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम आगे कि दो ध्रुवीयता का आरंभ। भाई दो ध्रुवीयता का आरंभ कब हुआ? वही ये पहले हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर इस चीज को। आज का मेरा ये पहला वीडियो है, तो पहले मैंने ऊपर पढ़ा था कि जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दोनों शक्तियां एक दूसरे के विरोधी हो गई। तो भाई दो ध्रुवीयता का आरंभ तभी से हुआ था, हमें बस यही ध्यान रखना है। और रही बात इनमें बंटवारा कैसे हुआ था, तो बंटवारा ऐसे हुआ था कि यूरोप में एक देश है जर्मनी। अब भाई जर्मनी में एक जगह है बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। तो वहां पे एक दीवार थी जिसको नाम दिया गया बर्लिन की दीवार। ये 150 किलोमीटर से लंबी थी। तो ये भाई यहाँ पे दीवार खड़ी करी गई करीब 1900 शायद 1961 में ये दीवार खड़ी की गई थी। तो इस दीवार के पश्चिम साइड का हिस्सा जो था वो अमेरिका महाशक्ति का था और पूरब साइड का जो था वो सोवियत संघ महाशक्ति का था। तो ये दीवार दोनों को अलग करती थी। तो ये था दो ध्रुवीयता का आरंभ कि कैसे दो शक्तियां विभाजित हुई। और आगे हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि ये जो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल धर्मेंद्र कुमार स्पेशल पर।